हेलो फ्रेंड्स, अगले वाली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ओके, डेफिनेशन है आइसोलेटेड एजेंशियल सिंगुलरिटी। डेफिनेशन क्या है? द लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज ऑफ z इज इक्वल टू ए फॉर एनी फंक्शन, यानी z इज इक्वल टू ए के ऊपर किसी फंक्शन के जो मेरे पास एफ ऑफ z है, उनका जो लिमिट पॉइंट है, जीरोज़ का जो लिमिट पॉइंट है, उसको मैं बोलता हूँ आइसोलेटेड एजेंशियल सिंगुलरिटी। इज कॉल्ड आइसोलेटेड एजेंशियल सिंगुलरिटी। एक बार फिर बता रहा हूँ, मेरे को कोई फंक्शन दे रखा है। फंक्शन देखने के बाद मैंने उसके जीरोज़ निकाले। जीरोज़ निकालने के बाद अगर जीरोज़ का कोई लिमिट पॉइंट बनता है, ओके, जो क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है, जिस पॉइंट के ऊपर मेरे को एजेंशियल और आइसोलेटेड एजेंशियल सिंगुलरिटी कैलकुलेट करनी है, ओके, जीरोज़ का अगर कोई लिमिट पॉइंट है, ओके, तो पर्टिकुलर जो उसका जो है ना, जो लिमिट पॉइंट होता है वो आइसोलेटेड एजेंशियल सिंगुलरिटी होता है। क्लियर? अब सवाल पैदा ये होता है कि सर ये लिमिट पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जिसके नेबरहुड के अंदर आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएं, ओके, उस पॉइंट को मैं लिमिट पॉइंट बोलता हूँ। एक बात समझाने की कोशिश करूँगा लिमिट पॉइंट कैसे है। मान लिया जाए मैं आपको कह रहा हूँ कि 1/n फॉर ऑल n बिलोंग टू n, ओके, फॉर ऑल n बिलोंग टू n, और सपोज दैट ये एफ के इसका लिमिट पॉइंट बताइए। ये मेरा सेट है, कोई सपोज दैट ये मेरा सेट है, कह रहा है कि इसका लिमिट पॉइंट बताइए। आप क्या करोगे भाई? आप n की वैल्यू 1 डालोगे, 1 निकल करके आएगा। जब n की वैल्यू 2 डालोगे, 1/2 निकल करके आएगा। n की वैल्यू 3 डालोगे, 1/3 निकल करके आएगा। सपोज दैट ये मेरा 0 है। n की वैल्यू 4 डालोगे, 1/4 आएगा। n की वैल्यू 5 डालोगे, 1/5 आएगा। ऐसे वैल्यू घटते 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 जब n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो 0 के आसपास आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, अनगिनत पॉइंट मिल जाएंगे। तो 0 इस पॉइंट का एनबीडी पॉइंट होगा। इस सेट का जो एनबीडी पॉइंट क्या होगा? वो 0 हो जाएगा। यानी एक ऐसा पॉइंट जिसके आसपास आपको अनंत बिंदु मिल जाए, उस पॉइंट को मैं लिमिट पॉइंट बोलता हूँ, सिंपल सी भाषा में। क्लियर? अब मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है। फंक्शन देने के बाद मैं उसका जीरोज़ कैलकुलेट करता हूँ। जीरोज़ कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको सिंपल सा बता रखा है। फंक्शन के अंश वाले पार्ट को 0 के बराबर रखो, जीरोज़ कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर जीरोज़ के नेबरहुड के अंदर कोई पॉइंट मिलता है आपको, ओके, तो वो पॉइंट लिमिट पॉइंट बन जाएगा। और अगर लिमिट पॉइंट बनता है तो आइसोलेटेड एजेंशियल सिंगुलरिटी होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। जैसे क्या कहने की कोशिश करता हूँ, मेरे को कह रहा है कि फाइंड आउट करना है, आपको सिंगुलरिटी फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन दे रखा है मेरे को एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन जेड प्लस के कोस जेड, साइन जेड माइनस के कोस जेड, 8 जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, क्वेश्चन है कि फाइंड सिंगुलरिटी। मेरे को निकालनी है इसकी क्या? सिंगुलरिटी निकालनी है। देखो बेटा, फंक्शन ये दे दिया। जब मेरा फंक्शन ये है, इसका हर वाला पार्ट क्या होगा? 1 होगा। ओके, एफ ऑफ जेड जो मेरे को दे रखा है वो दे रखा है, या एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है मेरे को साइन जेड माइनस के कोस जेड, ओके, और इसके बटे में है 1। सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या इसके अंदर जीरोज़ होंगे, क्या इसके अंदर पोल होंगे। आपको पता है जीरोज़ कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन के अंश वाले पार्ट को 0 के बराबर रखना होता है। साइन जेड माइनस के कोस जेड इज इक्वल टू 0, इससे तो कैलकुलेट होंगे आपके जीरोज़। ओके, अगर मैं पोल की बात करता हूँ, फंक्शन का हर वाला पार्ट, उसके अंदर देखो आप साइन जेड माइनस कोस जेड, इसके डिवाइडेशन में 1 डाल सकते हो, तो हर वाले पार्ट को 0 के बराबर रखना होता है। इससे कैलकुलेट होते हैं आपके पोल। भाई 1 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, अर्थात पोल तो होंगे ही नहीं। ओके, अब बात कर लेते हैं ज़ीरोज़ की। मैं अगर इसके ज़ीरोज़ की बात करता हूँ तो यहाँ से निकल करके आता है। ज़ीरोज़ निकालने के लिए मैंने क्या किया? फंक्शन के अंश वाले पार्ट को 0 के बराबर रखा। यहाँ से फिर मैंने इसको आगे कैलकुलेट किया। साइन जेड बराबर मेरे पास निकल करके कितना आया भाई? कोस जेड निकल करके आया। मैंने दोनों को आपस में डिवाइड किया। मैंने साइन जेड डिवाइडेड बाई मैंने किया कोस जेड इज इक्वल टू मेरे पास बना 1। मैंने यहाँ से किया, ये निकल गया टेन जेड इज इक्वल टू बना मेरे पास 1। टेन जेड इज इक्वल टू 1 बनने के बाद अब यहाँ से जनरल वैल्यू देखो आप, जेड इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? जेड इज इक्वल टू होगा मेरे पास टेन जेड इज इक्वल टू एक, ओके, 1। इसको ऐसे देखो आप, टेन जेड इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 10, 1 की वैल्यू कितनी होती है? π/4। इससे तो ये खत्म हो जाएगा। जेड की जनरल वैल्यू 11th और 12th से टिग्नोमेट्रिकल फार्मूले से ये होगी मेरे पास n पाई प्लस π/4।
क्लियर, यहाँ तक निकल चुका। अब देखो बेटा क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, z इज इक्वल टू इनफाइनाइट, z इज इक्वल टू इनफाइनाइट की बात कर रहा है। जरा समझने की कोशिश करना। अब आप जैसी ये मेरी वो रियल लाइन है, सपोज दैट ये मेरा जो है ना, आप इसको जो है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस चाहे जो मान लो, इसके ऊपर मैं पॉइंट लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा इंटेंशन सिर्फ आपको समझाना है। ओके, मेरे को देखना है z इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे। जब मैं इनकी वैल्यू 1 डालूंगा तो एक वैल्यू निकल करके आएगी पाई प्लस पाई अपॉन 4, सपोज दैट ये निकली पहले वाली वैल्यू। एन की जब दूसरी वैल्यू एन इज इक्वल टू 2 डाला मैंने तो वैल्यू बढ़ करके निकल करके आई, सपोज दैट ये मेरा 0 है यहाँ पे। जब मैंने एन की 3 वैल्यू डाली, एन इज इक्वल टू 3 डाला, फिर वैल्यू बढ़ करके निकल आई। एन की वैल्यू 4 डाली मैंने, फिर वैल्यू बढ़ी। एन की वैल्यू 5 डाली, फिर वैल्यू बढ़ी। एन की वैल्यू 6 डाली, फिर वैल्यू बढ़ी। ओके, जब मैं इनकी वैल्यू इन्फिनिटी डालूंगा, सपोज दैट ये वाला इन्फिनिटी पॉइंट है, ये वाला इन्फिनिटी पॉइंट है। ओके, जब मैं इनकी वैल्यू बढ़ाते हुए चला जाऊँगा तो इन्फिनिटी के आसपास यहाँ आपको बहुत सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, अनंत वैल्यूज़ मिलेंगी आपको, बहुत सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ओके, और इन्फिनिटी जो है वो क्या बन जाएगा, वो इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ओके, और जब लिमिट पॉइंट बन जाएगा z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा, तो क्या होता है, लिमिट पॉइंट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अर्थात z इज इक्वल टू इन्फिनिटी इसका क्या बन चुका, लिमिट पॉइंट बन चुका। तो किस तरह की सिंगुलरिटी होगी, मैं क्या कहूँगा, z इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज आइसोलेटेड एजेंसल सिंगुलरिटी। समझ आती है मेरी बात, क्लियर। एक और बताता हूं अगर समझ नहीं आया। यहां पर मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द काइंड ऑफ सिंगुलरिटी। एफ ऑफ जेड जो दे रखा है वो दिया है z माइनस के 2 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन जेड माइनस के 1। ओके, चलो भाई, मैंने फंक्शन को लिखा एफ ऑफ जेड जो आपको दे रखा है वो दिया हुआ है z माइनस के 2 दिया हुआ है, ऊपर साइन का फंक्शन है, एंगल में दे रखा है 1 अपॉन जेड माइनस के 1 और डिवाइडेड बाई दे रखा है जेड स्क्वायर। क्लियर। मेरे को एक एक पॉइंट को चेक करना है कि कौन सा किस तरह की सिंगुलरिटी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीरोज़ की। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट से करता हूँ मैं जीरोज़ से। ओके, जीरोज़ निकालने के लिए फंक्शन का जो पार्ट है, जो फंक्शन का जो अंश वाला पार्ट है उसको 0 के बराबर रखूँगा। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड। सबसे पहले मैं चेक करूँगा जीरोज़ निकालने के लिए फंक्शन का जो अंश वाला पार्ट है उसको 0 के बराबर रख दिया। चलो ठीक है, मैंने कैलकुलेट किए जीरोज़ कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास निकल कर के आया फंक्शन का अंश वाला पार्ट, उसको मैंने 0 के बराबर रखा, इज इक्वल टू 0। अब समझो आप, ये एक क्वांटिटी है, ये दूसरी क्वांटिटी है, दोनों का गुणा 0 के बराबर है। आप ऐसे समझो a इंटू बी बराबर 0 के है। अगर a गुणा b बराबर 0 के हैं तो पॉसिबिलिटी 3 निकलती है। हो सकता है a 0 के बराबर हो, b 0 के बराबर ना हो, दोनों का गुणा 0 हो जाएगा। हो सकता है b 0 के बराबर हो, a 0 के बराबर ना हो, तब भी दोनों का गुणा 0 के बराबर होगा। या फिर a भी 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए, तब भी दोनों का गुणा 0 के बराबर ही होगा। देखते हैं। अब सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ। ओके, एक क्वांटिटी ये है, दूसरे वाली क्वांटिटी ये है, तो मैंने क्या किया, क्या तो z माइनस के 2 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर दूसरा मेरे पास होगा साइन 1 अपॉन z माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से मेरे पास z इज इक्वल टू 2 निकल गया। क्लियर, समझ आती है मेरी बात। z इज इक्वल टू 2 निकल चुका, कोई और पॉइंट तो नहीं है, तो z इज इक्वल टू 2 इज ए 0। क्लियर। ऑफ ऑर्डर, इसकी पावर कितनी है, ऑफ ऑर्डर 1, यानी ऑर्डर 1 का जो जीरोज होता है उसको बोलता हूं मैं सिंपल 0। ज़रा इसको देखो अब आप सेकंड वाले को, यहाँ से मेरे पास निकल करके आया साइन 1 अपॉन जेड माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का केस लगाया, तो यहाँ से मेरे पास निकलेगा साइन 1 अपॉन जेड माइनस 1 इज इक्वल टू होगा साइन n पाई। इससे ये कैंसिल, 1 अपॉन जेड माइनस 1 इज इक्वल टू निकला मेरे पास n पाई। z माइनस 1 की वैल्यू निकल करके आई 1 अपॉन n पाई। z की वैल्यू जो निकल करके आई, z इज इक्वल टू निकला मेरे पास 1 प्लस के 1 अपॉन n पाई।
अब ज़रा यहाँ देखो आप, दिस इज़ द पॉइंट। ओके, अगर मैं यहाँ ज़रा समझने की कोशिश करना, सपोज दैट आपको समझाने के लिए है, ये मेरी लाइन है जिसके ऊपर मैं पॉइंट लूँगा। एन जो है, एन की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। जब मैं एन की वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 प्लस समथिंग, मान लिया वैल्यू ये निकली। जब मैं एन की वैल्यू 2 डालूंगा, 1 प्लस के 1/पाई, 1 से बढ़ी हुई वैल्यू निकल करके आएगी। सपोज दैट ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है। ओके, कुछ वैल्यू बढ़ी हुई निकल करके आई। ओके, यहाँ एन की वैल्यू 2 डालती, वैल्यू कुछ घटी, यहाँ निकल करके आई वैल्यू। जब मैं एन की वैल्यू 3 डालूंगा, वैल्यू फिर घटी हुई निकल करके आई। जब मैं एन की वैल्यू 4 डालूंगा, 1 प्लस के 1/4 पाई, वैल्यू फिर कम हो जाएगी। ओके, गलत बता दिया है, रुको एक बार। सपोज दैट ये मेरा 1 है, सपोज दैट ये मेरा कोई दूसरा पॉइंट है 2 है, सपोज दैट ये पॉइंट मेरा 0 है। ओके, आपको समझाने के लिए है। अगर मैं इनकी वैल्यू 1 डालता हूँ, पहला रिजल्ट निकलेगा 1 प्लस के 1/पाई। ओके, यानी वैल्यू 1 से कुछ ज़्यादा है। 1 से कुछ ज़्यादा होने का मतलब आप ये मान लो 1 से कुछ ज़्यादा है, सपोज दैट वैल्यू ये है 1 से कुछ ज़्यादा है। जब मैं एन की वैल्यू 2 डालूंगा, अगले वाला पॉइंट निकलेगा 1 प्लस के 1/2 पाई। ओके, 1/2 पाई यानी वैल्यू कुछ कम है, सपोज दैट ये है। एन की वैल्यू 3 डाली, सपोज दैट ये वाला पॉइंट निकला। एन की वैल्यू 4 डाली, सपोज दैट ये अगला पॉइंट निकला। जैसे जैसे मैं एन की वैल्यू बढ़ाता हुआ जाऊँगा, 1 के आसपास आपको पॉइंट्स का जमावड़ा मिलना शुरू हो जाएगा। मिल जाएगा ना, समझ आती है मेरी बात। ये जो 1 है, इसके आसपास आपको बहुत सारे बिंदुज मिल जाएंगे। तो 1 क्या हो जाएगा, 1 इज लिमिट पॉइंट हो जाएगा। 1 क्या हुआ मेरे पास, लिमिट पॉइंट हुआ। अब सवाल पैदा ये होता है, ये लिमिट पॉइंट जीरोज़ का हुआ या पोल का हुआ। मैंने अंश वाले पार्ट को 0 के बराबर रखा था। ओके, तो 1 इज लिमिट पॉइंट क्या हुआ, जीरोज़ का हुआ ना भाई। जीरोज़ निकालने के लिए अंश वाले पार्ट को 0 के बराबर रखते हैं, तो मैं क्या कहूँगा, 1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ, किसका लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज़, यही हुआ ना। और जो जीरोज़ का लिमिट पॉइंट होता है उसकी सिंगुलरिटी को मैं क्या बोलता हूँ, आइसोलेटेड एजेंसल सिंगुलरिटी। आप क्या कहोगे, 1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज़। पता कैसे लगा जीरोज़ का लिमिट पॉइंट है, फंक्शन के अंश वाले पार्ट को 0 के बराबर रखा, वैल्यू निकाली, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज़ बना। आपके सामने है, 1 के आसपास बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं। जब लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज़ हो चुका, सिंगुलरिटी कैसी होगी, आइसोलेटेड एजेंसल सिंगुलरिटी एट z इज इक्वल टू 1। इसी यही तो बना ना लिमिट पॉइंट 1। क्लियर, समझ आती है मेरी बात। आगे देखता हूँ भाई, नीचे वाले पार्ट को देखता हूँ, z²। अब मेरे को देखना है, ऊपर वाले पार्ट को तो रख दिया मैंने, अब नीचे देखना है। मेरे पास 2 रिजल्ट निकल करके आए यहाँ पे, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। z इज इक्वल टू 2 मेरे पास निकला सिंपल जीरोज़, सिंपल 0, और z इज इक्वल टू 1। ये जो लिमिट पॉइंट बना है, z इज इक्वल टू 1 इज किसका लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज़ बना, जीरोज़ का लिमिट पॉइंट है। और मेरी डेफिनेशन क्या चल रही है, जो जीरोज़ का लिमिट पॉइंट होता है वो क्या होता है, आइसोलेटेड एजेंसल सिंगुलरिटी। क्लियर, आगे देखो बेटा, अगर मैं इस फंक्शन के पोल कैलकुलेट करूंगा, तो पोल कैलकुलेट करने के लिए मेरे को फंक्शन का हर वाला पार्ट 0 के बराबर रखना होगा। मैं कह रहा हूँ 4 पोल z² इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 निकला, और फिर z इज इक्वल टू 0 निकला। मतलब क्या निकला, z इज इक्वल टू 0 इज ए पोल, ऑर्डर कितना है, ऑफ ऑर्डर 2। z इज इक्वल टू 2 क्या निकला, सिंपल जीरोज़। z इज इक्वल टू 1 क्या निकला, आइसोलेटेड एजेंसल सिंगुलरिटी। क्लियर, दिस इज फाइनल आंसर। आपको ऐसे निकालना है।
मेरी डेफिनेशन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी की थी, यानी लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस निकालना है आपको। जीरोस कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन को जीरो के बराबर रखना होगा, फंक्शन के अंश वाले पार्ट को। अगर कोई लिमिट पॉइंट निकल करके आता है, जो भी लिमिट पॉइंट बनेगा वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, यानी वो पर्टिकुलर पॉइंट या उस पॉइंट पर जो सिंगुलरिटी होगी वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू।